गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम्म तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। स्वागत है सभी का। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में कल मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था, इलेक्ट्रिक करंट तक, है ना। इलेक्ट्रिक करंट तक मैं आप लोगों को बता चुका था। और दूसरी चीज़ उसके आगे की आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग बात करते हैं 11th क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैं दो तरीके की क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ। और एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनमें से एक नाम मैंने ये भी लिया था लास्ट ईयर आप लोगों की ही क्लास में, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा जो टाइप होता है क्वांटिटीज़ का नेचर पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, तो वो रहता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। तो एक क्वेश्चन ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो इसके लिए ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, इस वजह से। बट एक रीज़न है जिसकी वजह से ये इसको स्केलर क्वांटिटीज़ की लिस्ट में रखा गया है, और वो है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो सम होता है उनको कैलकुलेट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को वेक्टर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए, मतलब एक ही टाइप की क्वांटिटीज़ हैं बट दो अलग अलग वैल्यूज हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनका सम निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए वी फॉलो द टू लॉज। नंबर वन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम मेथड। तो यहाँ पर उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट अगर है तो दो अलग अलग रास्तों से आने वाली अलग अलग मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक करंट्स को सिंपली ऐड किया जा सकता है, उनको सिंपली जोड़ा जा सकता है। उनकी डायरेक्शन उनके रिजल्टेंट पर कोई भी असर नहीं डालती है। एंड दिस इज द रीजन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर दो अलग अलग रास्ते हैं, एक 90 डिग्री पर दोनों के दोनों हैं, और रिजल्टेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है, देन सिंपली वी कैन ऐड देम। 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर। डजेंट मैटर कि दो वायर्स के बीच का एंगल क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसे रखते हैं किसमें, स्केलर क्वांटिटीज में। मनीष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मनीष। तो देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी ज़रा जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, यह एक अदिश राशि है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, एक अदिश राशि है। इस तरीके से ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो रीजन हमने जैसे कि आपको लोगों को बताया कि इसका रीजन क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं अच्छा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी मैं लिखे दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन है, और
मैं बोलता हूँ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये तुम्हारे 2 वायर्स हैं इस तरीके से, एक में 2 एम्पीयर की करंट आ रही है, एक में 3 एम्पीयर की करंट आ रही है, और तीसरा जो तार तुम्हारा इस तरफ से जा रहा है इसमें तुम्हारी टोटल 5 एम्पीयर की करंट जाएगी, है ना। तो ये इस वाले लॉ को फॉलो, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना। तो सिंपली इसको जोड़ा जा सकता है जैसे होता है नंबर्स को जोड़ना, ठीक है ना। तो एक तो तुम्हारा ये पॉइंट हो गया, ये उसी के आगे हम लोगों को लिखना है जो हम लोगों ने नेक्स्ट आई मीन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो लिखा था, ठीक है ना। तो चलिए, हाँ, चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिएगा, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये तुम्हारा एक कंडक्टर है, एक चालक है, एक तार है, कोई भी मेटल का एक वायर है, और हमने, ये मोटा सा कंडक्टर है, मतलब मोटा इन द सेंस की बड़ा है, पतले कुछ तारों से हमने यहाँ पर ऐसे करके बैटरी को जोड़ दिया, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने बैटरी को यहाँ पर जोड़ दिया। सपोज दैट कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वो मान लीजिए V है, ठीक है, ऐसे करके। और हमने क्या किया, उसके बाद में हमने जैसे ही ऐसे करके मैंने यहाँ पर स्विच क्लोज किया, जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया तो इसके अंदर एक करंट फ्लो करने लगी, एक करंट ऐसे करके इसके अंदर फ्लो करने लगी यूं करके, ठीक है ना। यूं करके ऐसे करके करंट फ्लो करने लगी यूं करके, और करंट की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी आई, सपोज दैट इस तरीके से फ्लो करने लगी। और मान लीजिए कि हमने क्या किया, मनीष कुछ नहीं, ओम्स लॉ हम लोग सीख रहे हैं। ये तुम्हारा बीच में एक कंडक्टर हमने लिया हुआ है, मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, धातु का एक चालक है। तो हमने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी है जिसके टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी V वोल्ट की बैटरी है, ऐसे करके, एक ये प्लस वाला, ये तुम्हारा माइनस वाला, ठीक है ना, ऐसे करके। तो
बी वोल्ट की मैंने बैटरी जोड़ दी, उसके बाद मैंने स्विच क्लोज किया तो ये सट से आई एम्पियर की यहाँ पर करंट फ्लो करने लगी। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक एमीटर जोड़ देते हैं। एक एमीटर यहाँ पर हम लोग ऐसे करके जोड़ देते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि एमीटर को जोड़ने से हम लोगों को पता चल जाएगी कि करंट तुम्हारी कितने एम्पियर की फ्लो कर रही है। ठीक है ना। हाँ, कभी भी कोई भी अगर सर्किट आप अगर बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसमें ऐसे करके हम लोग रास्ते में जहाँ पर ज़रूरत पड़े वोल्ट की तो वहाँ पर वोल्टेज, और नहीं तो एक एमीटर तो आप लोग एटलीस्ट जोड़ने के लिए जगह बना ही दिया करिए। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके हम लोग एक एमीटर बना देते हैं यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है ना। एक ऐसे करके हम लोग एमीटर बना देते हैं यहाँ पर, तो ये तुम्हारा करंट को मेजर करता है। तो ये तुम्हारा सेटअप था, मतलब इस तरीके का क्या एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था इस तरीके का। तो बाद में क्या किया ओम ने क्या किया समझिएगा। ओम ने क्या किया, ओम ने एक तरफ वोल्टेज लिखा इस तरीके से, उन्होंने एक तरफ वी लिखा और एक तरफ तो उन्होंने लिखा आई। ठीक है ना। अच्छा, वी को उन्होंने वोल्ट में मापा और आई को उन्होंने एम्पियर में मापा। ठीक है ना। वी को उन्होंने वोल्ट में माप दिया ऐसे करके। ठीक है ना, इस तरीके से वोल्ट में माप दिया ऐसे करके, और तुम्हारा ये और ये है तुम्हारा एम्पियर में। ठीक है ना, ये तुम्हारा एम्पियर में माप दिया ऐसे करके। अब मेरी बात को समझिएगा, ये तुम्हारा ऐसे करके इसमें माप दिया। तो यहाँ पर होना क्या है, मेरी बात को समझिएगा। ये तुम्हारा ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके हमने सरणी बना दी एक। ठीक है ना। और हमने बाद में क्या किया, हमने मतलब ओम ने किया, ओम ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक एक करके 12 वोल्ट की बैटरी ली और करंट की वैल्यू को मेजर किया। 12 वोल्ट की बैटरी उन्होंने ली इस तरीके से, 12 वोल्ट की बैटरी ले ली तो उन्होंने करंट की वैल्यू को देखा कि 2 एम्पियर की हो गई है। ठीक है ना। उसके बाद में उन्होंने ये बैटरी जो है ना वो 24 वोल्ट कर दी यहाँ पर। तो उन्होंने देखा थोड़ी देर के बाद में ये लगभग 3.8 एम्पियर की करंट फ्लो करने लगी। उसके बाद इन्होंने 36 वोल्ट की बैटरी ले ली। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा लगभग लगभग 5.6 पहुंच गया। और यहाँ पर उन्होंने बाद में 48 वोल्ट की बैटरी ले ली तो तुम्हारा ये लगभग लगभग 7.2 पहुंच गया। वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे, वो उन्होंने बाद में ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये 12 वोल्ट की ली तो 2 एम्पियर थी, बाद में 24 लिया तो यहाँ पर 4 हो जाना चाहिए था, 36 लिया तो यहाँ 6, 48 लिया तो यहाँ पर 8 हो जाना चाहिए था, क्योंकि वोल्टेज तुम्हारा जितने गुना हो रहा है करंट उतने गुना क्यों नहीं हो रही है। इस चीज़ के लिए उनको बड़ी समस्या हुई। तो उन्होंने इस चीज़ को एक उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि पूरा सेटअप उन्होंने दोबारा से बंद किया। पूरा सेटअप उन्होंने पूरा बंद किया और उसके बाद में उन्होंने थोड़ी देर के बाद उन्होंने दोबारा से इस सेटअप को ऐसे ही शुरू किया। मगर अब की उन्होंने एक काम ये किया, अब की उन्होंने एक काम ये किया कि अब की उन्होंने ऐसे करके एक इस क्या बोलते हैं इस वायर को, इस कंडक्टर को एक चैम्बर में बंद कर दिया। क्योंकि उन्होंने जब इस कंडक्टर को टच किया था तो उन्होंने ये देखा था कि ये जो कंडक्टर है वो हल्का सा गुनगुना हो चुका है, गर्म हो चुका है। जब ये गर्म हो चुका था तब उन्होंने ये चीज़ समझी कि लग रहा है कि इसी से कुछ गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने इसको कंडक्टर को बंद कर दिया। कंडक्टर को बंद करते ही उन्होंने क्या किया, मतलब पूरे चैम्बर को टेम्परेचर इसका कांस्टेंट कर दिया। ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया इस तरीके से। ठीक है ना। हाँ, उन्होंने टेम्परेचर को ऐसे करके कांस्टेंट कर दिया। जब उन्होंने इस तरीके से टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तब उसके बाद में चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, अब उन्होंने दोबारा से एक इस तरीके की टेबल ऐसे करके बनाई, दोबारा से उन्होंने ऐसे करके एक टेबल ऐसे करके बनाई। आप समझिएगा, अब की उन्होंने क्या किया, अब की उन्होंने आई डैश करके इस करंट को मेजर किया। अब की उन्होंने आई डैश के इस तरीके से मेजर किया और उन्होंने आपकी ये चीज़ देखी, उन्होंने आपकी ये चीज़ ऑब्जर्व करी। जब उन्होंने 12 से 24 वोल्ट करी तो इसमें 4 हो गया, 36 करी तो 6 हो गया, 48 करी तो 8 एम्पियर की करंट हो गई। तो अब उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी थी, लग रहा है कि यहाँ पर तार का जो टेम्परेचर बढ़ा था, टेम्परेचर से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। तो टेम्परेचर से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है, इसका मतलब ये है कि वायर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रख दिया जाएगा तो ये रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा, करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मगर उससे एक चीज़ और भी थी कि करंट जो थी ना, जो तुम्हारा ये हीट हो गया था, तो हीट के कारण इसकी जो डायमेंशंस थी, तार की जो लंबाई थी वो बढ़ गई थी, मोटाई भी थोड़ी बढ़ गई थी। क्यों? थर्मल एक्सपेंशन हो गया था उस समय। बाद में जब उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे रहा था, उसको बिल्कुल बढ़ने ही नहीं दे रहा था।
तब वो एक चीज समझ गए कि तार का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए, तार की लंबाई कांस्टेंट रखी जाए, तार की मोटाई कांस्टेंट रखी जाए, तो तार में जो बहने वाली धारा है, जो करंट है, वो तुम्हारी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। वो तुम्हारी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक काम करते हैं इसको, हाँ चलिए ठीक है ऐसे रहने दीजिए। तो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। जो इसका टेम्परेचर है, जैसे वायर, ये जो वायर है, इसकी जो, इनको बोलते हैं फिजिकल कंडीशंस, ठीक है ना, इनको बोलते हैं फिजिकल कंडीशंस, ठीक है ना। तो फिजिकल कंडीशंस में तुम्हारा क्या क्या आता है, टेम्परेचर आ जाता है इसका, ठीक है ना, लेंथ आ जाती है, ठीक है ना, लेंथ, और तुम्हारा ये और क्या आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। तो ये परिच्छेद क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। तो एक तुम्हारा ये हो गया, एक तुम्हारा ये हो गया, एक तुम्हारा ये हो गया, इस तरीके से। तो ऐसे करके ये वाली जो स्थितियां होती हैं, मतलब ये वाली जो सिचुएशंस होती हैं, अगर ये कांस्टेंट रह रखी जाएं, अगर इनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अगर इनमें कोई भी चेंज अगर नहीं आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, और हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, लेंथ हो गई, टेम्परेचर हो गया, तो तुम्हारे ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। टेम्परेचर का मतलब टी, हाँ टेम्परेचर का मतलब टी, और टेम्परेचर का मतलब तुम्हारा टी, और लंबाई का मतलब तुम्हारा एल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब होता है ये वाला इसका क्षेत्रफल, ये जो तार की जो ये वाला क्षेत्रफल होता है, इसको बोलते हैं ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, दूसरी चीज आप समझिएगा मेरी बात को। तो ये तो तुम्हारा हो गया फिजिकल कंडीशंस। तो ये एक स्टेटमेंट दिया जाता है, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, if if the physical conditions of the metallic conductor remains constant, remains unaltered, then the current flowing in the conductor is directly proportional to the voltage या पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है अगर इस चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, कांस्टेंट रखी जाएं, तो इसमें बहने वाली जो धारा होती है वो इसके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये ओम ने निष्कर्ष निकाला था, ये ओम ने निष्कर्ष निकाला था, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग ऐसे करके ये चीज लिखते हैं, ये मैं स्टेटमेंट लिखे दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये मैं स्टेटमेंट आगे जो है अगले पन्ने पे मैं एक स्टेटमेंट ऐसे करके लिखे दे रहा हूं। ओके, चलिए देखिएगा। तो ये वाला मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे करके गायब करे दे रहा हूँ ऐसे करके, और यहाँ पर हमारा ये तुम्हारा हो जाएगा ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे ओहो, ओके। तो तुम्हारा ये ऐसे करके यहाँ से ये हो गया, और ये तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इफ द फिजिकल कंडीशंस, if the physical conditions of a metallic conductor of the metallic conductor remains constant, then current flowing then current flowing in conductor is directly proportional to the voltage, the voltage
applied across the conductor. अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे I इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है ना। हाँ, I इज प्रोपोर्शनल टू V, इस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू K इंटू V, ठीक। तो यहां पर ये K क्या है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जितेंद्र कुमार गुड इवनिंग, निधि गुड इवनिंग। कि ये एक समानुपाती नियतांक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग v इज इक्वल टू निकालें तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/k इंटू आई, ठीक है ना। तो यहाँ से एक जो v इज इक्वल टू तुम्हारा 1/k लिखा था, इसको लिख देते हैं हम लोग r, इसको लिख देते हैं r, ठीक है ना। और उसके बाद में तुम्हारा ये आ जाता है i। तो यहाँ से ये ओम का नियम निकल के आ जाता है v बराबर आर आई। यहाँ पर k क्या था, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ दिस मेटालिक कंडक्टर, इस धातु के चालक की चालकता। और ये चालकत्व, और ये जो तुम्हारा है आर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं के दिस इज कंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है ना। और आर का मतलब होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस। आर का मतलब होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं चालकत्व। चालकत्व। तो यहां से हमारे पास ओम का नियम आता है, ठीक है। अब देखिएगा ओम के नियम में इसका कई बार ग्राफ वगैरह, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है कई बार, तो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जैसे कि आपका नीट हो गया, IIT JEE का पेपर हो गया, है ना। उसमें आपके इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से ऊ उतार सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जितेंद्र गुड इवनिंग, निधि गुड इवनिंग, मनीष गुड इवनिंग, कैसे हो सभी लोग। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओम का नियम कोई बहुत बड़ा सा हवा नहीं है, बशर्ते बहुत सारे लोग ओम के नियम को, जब तुमसे वाइवा में अगर कभी ये चीज़ पूछ दी जाए व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ बताने के पहले, ये चीज़ बताने के पहले v इक्वल टू आर आई, ये चीज़ बताने के पहले सबसे पहले वो स्टेटमेंट आप बोलोगे कि किसी अगर वायर की, मेटालिक वायर की अगर हम लोग जो है फिजिकल कंडीशंस ना बदलें, जस्ट लाइक लेंथ, जस्ट लाइक उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और टेम्परेचर को कम कर देने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे कि रेजिस्टेंस इसका क्यों ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, ये फिजिकल कंडीशंस हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी चीज़ें जाननी जरूरी हैं कि ये तुम्हारी ये इसकी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल कंडीशंस को भी एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दीजिए ऐसे ऐसे करके, सो दैट कि ये भी थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्या होता है। अच्छा, ओम्स लॉ में अगर हम तुम्हें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, कोई कंडक्टर है या कुछ कुछ भी कोई डिवाइस है, अगर वो ओमिक डिवाइस है, अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, तो उसे ओमिक डिवाइस कहा जाता है, ठीक है ना, या ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। मगर उसके लिए जरूरी है इस चीज़ को समझना। देखिएगा प्यारे बच्चों, हाँ, हम एक चीज़ यहाँ पर बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी 10th क्लास में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर c होता था, हम लोग c को बोलते थे कि यह जो है y एक्सिस पे कटा हुआ कोई इंटरसेप्ट है। अगर कोई इंटरसेप्ट नहीं कटता था, इट मीन्स कि लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन,
जब कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो कोई भी इंटरसेप्ट कट नहीं करती है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो हम लोग जैसे इसको बोलते थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। हाँ, ओरिजिन से पास होने वाली, जैसे अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं, सपोज दैट अगर हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं कि एक इक्वेशन जो है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हम लोग इसको लिखते थे y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर ये इसका जब अगर हम लोग ग्राफ बना दें, अगर हम लोग इसका ग्राफ बना दें तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा ऐसे ऐसे करके ये वाली एक्सिस हो गई y एक्सिस, और ये वाली जो तुम्हारी हो गई ये तुम्हारी x एक्सिस हो गई ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ये वाली तुम्हारी x एक्सिस हो गई ऐसे करके, तो x एक्सिस और ये तुम्हारी y एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ये वाली जो ऐसे ऐसे करके जो एक्सिस बनती है ऐसे ऐसे करके यूं करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बन जाती है ऐसे करके, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये इसका जो थीटा होता था, ये वाला थीटा, तो हम लोग कहते थे कि टेन थीटा, यहाँ पर जो टेन थीटा होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है ना, स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते थे स्लोप ऑफ लाइन, या हिंदी में बोलते थे प्रवणता, अगर कोई किसी ने पढ़ा हो तो यहाँ पर ये चीज स्लोप ऑफ लाइन होती है। और यहाँ पर जो टेन थीटा होता था ना, टेन थीटा वो तुम्हारा m के बराबर होता था यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ये है, ठीक है। और ये तुम्हारा एक कांस्टेंट नंबर होता था इसी स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है ना। ये तुम्हारा एक कांस्टेंट नंबर होता था इस तरीके से ऐसे करके, क्योंकि ये नंबर है ना एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो अब बिल्कुल सिमिलरली अगर हम तुमसे ये कहें, सिमिलरली अगर हम लोग कंपेयर करें, अगर हम लोग सिमिलरली जो है अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें y इज इक्वल टू सॉरी, अगर हम लोग सिमिलरली अगर जो है ड्रॉ करना चाहें v इज इक्वल टू आर इंटू आई, जहां पर v और i तुम्हारे दो एक्सिस हो, v तुम्हारा एक y एक्सिस पर रख दिया जाए और i को रख दिया जाए x एक्सिस पर, तो जरा सोचो तुम्हारा क्या होगा। मतलब हाँ, तुम्हारा क्या होगा, मेरा मतलब है कि इसका क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी से, इसका क्या होगा, ठीक है ना। इसका ये होगा भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग y एक्सिस बना लेंगे, ठीक है ना, और इसको हम लोग x एक्सिस बना लेंगे, x एक्सिस ऐसे करके, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे करके इसकी जो है ना हम लोग इसी तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर हम लोग ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर v हो जाता है, यहाँ पर i हो जाता है, और यहाँ पर तुम्हारा ओहो, यहाँ पर v और यहाँ पर i और यहाँ पर टेन थीटा। यहाँ पर जो टेन थीटा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो टेन थीटा होता है स्लोप ऑफ लाइन, दिस इज इक्वल टू r, ठीक है ना। तो यहाँ पर r का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक, ये चीज होती है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन के आता है। इस टाइप के जो कंडक्टर होते हैं उनको लीनियर डिवाइसेस भी कहा जाता है। जो जो डिवाइसेस इस लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम लोग ओमिक डिवाइस या लीनियर डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है ना। लीनियर डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका ग्राफ तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाता है, ठीक है। तो चलो भाई जल्दी से नोट कर लो। गुड इवनिंग अमन, कैसे हो मनीष। हाँ, तो ये चीज है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे कह दें कि कोई एक मेटालिक कंडक्टर है, कोई भी एक मेटालिक कंडक्टर है,
और अगर उसे 12 वोल्ट की सप्लाई का दे दी जाती है तो उसमें 2 एम्पियर की करंट बहती है या 3 एम्पियर की करंट बहती है, तो उसका रेजिस्टेंस बताइए। तो हम लोग सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, जैसे एग्जांपल, ठीक है ना। इस तरीके से प्रश्न इस तरीके से दिया होगा, वी आई कर्व ऑफ अ metallic conductor has been given below। ठीक, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना। तो ये चीज है, ऐसे करके आप इसको नोट कर सकते हैं ऐसे करके। हाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। और ऐसे करके तुमको यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ था इस तरीके का, ठीक है ना। हाँ, और तुमको एक ग्राफ ऐसे करके दिया हुआ है, सपोज दैट, मान लीजिए ऐसे करके, ये यहाँ ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और साथ में तुम्हारा ये चीज ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं सपोज दैट ये तुम्हारा 48 वोल्ट है और ये तुम्हारा जो है ना 8 है, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है। ये तुम्हारा वोल्ट में दिया हुआ है और ये तुम्हारा एम्पियर में दिया हुआ है, एम्पियर में, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फॉर दिस कंडक्टर फॉर whom दिस कर्व हैज बीन प्रोवाइडेड। बताइए मुझे जल्दी से। बताइए। तो कैसे 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 क्या होगा, बताइए मुझे जल्दी से। हाँ बताइए, चलिए इसका क्या होगा, फटाक से मुझे आंसर बताओ। अश्विनी, अमन, मनीष, जितेंद्र, निधि, जल्दी से मुझे आंसर बताओ फटाक से। बताइए। तो देखिएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों को करना कुछ नहीं होता है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। just like we have to calculate the value of theta, and when we will calculate the value of tan theta, then this tan theta will represent the value of electric resistance। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करके देखिएगा। तो यह स्लोप ऑफ वी आई करेक्टरिस्टिक, हम लोग जान रहे हैं कि स्लोप जो होता है इसका वी आई कर्व गिव्स, क्या हमको देता है ये, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा दिस विल बी इक्वल टू, हाँ, tan थीटा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 48 अपॉन 8, and this will be equal to 6 ohms, this will be equal to 6 ohms। ओके, तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा 6 ohms। ओके, चलिए, तो ये चीज हो गई। उसके बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इतना जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए, है ना, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते भी हैं,
मतलब आपके ये बेसिक है बिल्कुल, ये मत समझिएगा कि सिर्फ यही लेवल होता है। ये बिल्कुल एकदम बेसिक है, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सो दैट कि आप समझ पाएँ चीज़ों को कि कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? चलिए, तो नोट करते रहिए आप लोग साथ-साथ, है ना? हाँ, ऐसे-ऐसे करके। चलिए, किसी को कोई तकलीफ? आई होप सो कि सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हुँ। इसकी यूनिट निकालने की बात आती है जब जब इसकी यूनिट निकालने की बात आती है, तो हम लोग फिर यूनिट इसकी निकालते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो यूनिट तो इसकी ओम होती है, बट ओम, हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो इसकी यूनिट होती है ओम, तो ये एक्चुअली में इस तरीके से लिखी जाती है। मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 18 बोल्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है वो 18 बोल्ट, ठीक है ना? और ये लिखा हुआ है तुम्हारा ये एम्पियर। तो एक्चुअली में जो वोल्ट एम्पियर जो होता है तुम्हारा ना, वोल्ट पर एम्पियर, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ओम। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग जो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा? वो तुम्हारा आ जाएगा इस तरीके से 6 ओम्स। ठीक है ना? वो तुम्हारा 6 ओम्स आ जाता है, ऐसे करके नोट कर लीजिए। मनीष पूछ रहे हैं सर के इक्वल टू 1/1 आर होता है। मनीष एक्चुअली में क्या है कि जैसे हम लोग ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनिशियली मान के चलते हैं के, ठीक है? तो उसे बोला जाता है, उसे हम लोग कह देते हैं, इसलिए कह देते हैं, उसका रीजन है, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर क्या है कि करंट, तुम्हारी करंट को फ्लो करवाने में हम लोग यहाँ पर हेल्प करवा रहे हैं। जो चीज करंट के फ्लो करवाने को मतलब फ्लो करवाने में हेल्प होती है, करता है, तो वो कंडक्टेंस होता है, वो बताता है कि ये कंडक्टर कितना कंडक्ट कर सकता है, किस लेवल तक कंडक्ट कर सकता है। ठीक है ना? और जब हम लोग बात करते हैं कि कंडक्ट नहीं कर सकता है कोई कंडक्ट, तो किस लेवल तक नहीं कर सकता है, वो डिग्री, उसी को बोल देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, वो उसका उल्टा होता है। ठीक है ना? तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर ली होगी। ठीक है? तो प्यारे बच्चों देखिए, इसके बाद में आ जाता है तुम्हारा एक हेडिंग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वो जो है कल डिस्कस हो पाएगा। बट मैं आप लोगों को बता दूं, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक वायर। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ऐसे करके कोई भी एक कंडक्टर है, ऐसे करके, तो उसमें ढेर सारे इस तरीके से ये एटम्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं केर्नल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम ऐसे करके केर्नल्स बोलते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना? हाँ, इन्हें इस तरीके से हम लोग केर्नल्स बोलते हैं, केर्नल्स। सो दीज आर केर्नल्स। ठीक है ना? ये तुम्हारे ऐसे करके केर्नल्स होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, हाँ, ओहो, ये तुम्हारे केर्नल्स होते हैं, ऐसे करके। ये तुम्हारे केर्नल्स होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है? तो यहाँ पर तुम्हारे क्या होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट, ठीक है, ये तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दौड़ लगाते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को, जो कंडक्टर के अंदर दौड़ लगाते हैं इधर से उधर, और खासकर जब इनको किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेट हो जाती है उस समय, मतलब बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप की, तो उसकी वजह से ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। ठीक है ना? तो ये उसकी वजह से ऐसे करके फ्लो करने लगते हैं, यूं करके, यूं करके, ऐसे करके, सपोज दैट। अब आप सोचिए, सपोज दैट इफ यू प्रोवाइड हीट, ठीक है ना, अगर आप इस तरीके से हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो हीट प्रोवाइड करने के कारण क्या होता है कि ये जो
ये जो तुम्हारे जो एटम्स हैं इस तरीके से, ये जो तुम्हारे एटम्स हैं इस तरीके से ऐसे करके, ये एटम अपनी अपनी ही जगह पर रह करके ऐसे करके कंपन करने लगता है। ये ऊपर नीचे इस तरीके से कंपन करने लगता है, ऐसे 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 करके। तो इस वजह से होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर आ रहा होता है, इसके रास्ते में और ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा होता है और अवरोध पैदा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये और ज़्यादा जो है हिंड्रेंस महसूस करता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इसको हम लोग बोलते हैं केर्नेल। क्या बोलते हैं? केर्नेल। और इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो तुम्हारे किसी कंडक्टर में मूव करते हैं। ठीक है ना। तो ये होती है इसकी पूरी थ्योरी। तो ये हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। व्हेन वी हीट एनी मेटालिक कंडक्टर kernels starts vibrating at their own place and they offer the more hindrance to the flow of electrons। ठीक है ना। when a metallic conductor when a metallic conductor is heated when a metallic conductor is heated, ठीक है ना, kernels starts vibrating at their own place। at their own place at their own place। ठीक है ना। तो लिखता हूं these vibrations, these kernels offer hindrance to the flow of free electrons। this increases resistance। this increases electric resistance। ठीक, ये चीज है। तो ये है इसके पीछे की पूरी थ्योरी। ठीक है ना। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। चलिए, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। इसको नोट भी क्या कर सकते हैं, नोट करना ही करना है आपको। अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे भाई? अरे तो ये चीज है ऐसे करके। ठीक है ना। चलिए, नोट कर लीजिए इसको फटाक से। फिर हम लोग जो है ना, आज का ये लेक्चर मैं आज यहीं पर ओवर करूंगा और कल मैं इसके आगे की चीज़ों को लेकर के आऊँगा, डिस्कस करूंगा मैं कल आगे की चीज़ों को। ठीक है ना। तो आई होप सो कि सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरी क्लास को। कैसा लगा ये लेक्चर ज़रूर मुझे बताइएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यहाँ पर लेकर के आइए, सो दैट कि कम से कम हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, है ना। तो उसके और ज़्यादा मोटिवेशन से मैं पढ़ा सकूँ। और हाँ, अमन चौरसिया वो हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर किसी सेशन, एक दो सेशन कम से कम मैं उस जो है क्वेश्चंस के डायलैक्ट्रिक वाले के जरूर लेने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।